Good afternoon. We will wait for a few. Good morning, actually. We'll wait for 1 or 2 minutes and let others also join. So, can you also switch on your videos because that is needed to switch on your video during your online class? Can you please switch on your videos? Yeah, thank you, Tulsi. Yes, Anushka, I can see you now. Anuj and Shivam, can you also please switch on your videos? Yeah, thank you, Shivam. Anuj, Anuj, are you there? Please switch on your video. Anuj has left rather than switching on his video. We will get started in a minute. Good morning. Anshu, please switch on your video. Meenakshi, please switch on your video. See, this is the instruction from the school. Let's follow that. अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. पूरे समय आप ऑन नहीं रखना चाहते तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीच बीच में ऑन रखिए. मीनाक्षी, मीनाक्षी बेटा प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए थोड़ी देर के लिए. Yeah, okay. Okay, good. Okay, so let's get started. Okay, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, जिन लोगों की शायद एक दो लोग पहली क्लास में नहीं थे, तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें एक्चुअली आप बुक से एक बार देख लीजिए. मैं वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, आप वीडियो भी देख सकते हैं. ठीक है, वो काफ़ी हद तक वो चीज़ें आपने क्लास 9th-10th में पढ़ी हुई हैं. ठीक है, अभी जो है हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा उस रदरफोर्ड मॉडल के कॉन्सेप्ट्स को मैथमेटिकली देखेंगे और उसमें क्या इश्यूज हैं उनको समझेंगे. ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स लिए और उनको गोल्ड फॉयल पे बम्बार्ड किया, और उसको ये मिला कि जो डिविएशन है वो वेरीड है, अलग अलग तरह के डिविएशंस हैं. ज्यादातर लो एंगल डिविएशन है और बहुत कम जो है प्योर रिबाउंड्स हैं, ऑलमोस्ट क्लोज टू 180 डिग्री. ठीक है, इस बेसिस पे उसने कहा कि जो एटम है वो ऑलमोस्ट खाली जगह है, उसके बीच में जो है, ठीक है, उसके बीच में एक डेंस हैवी न्यूक्लियस है जिसका की चार्ज पॉजिटिव है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके बाहर हैं. ठीक है, अब अगर बाहर हैं तो वो अट्रैक्ट होंगे, तो वो कैसे बाहर रहेंगे, जैसे कि प्लैनेट्स बाहर रहते हैं सन के, यानी कि दे विल गो राउंड एंड राउंड. तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है
वो कहां से आएगी? उनकी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स से। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, ओके, तो वी हैव दिस इलेक्ट्रॉन का पाथ, राइट, एंड लेट्स से दिस इज आवर इलेक्ट्रॉन which is going with the velocity of v, ठीक है, and the mass of the electron is let's say m. We are looking at the atom of hydrogen here, ठीक है, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था वो गोल्ड के साथ किया, लेकिन जो हम स्टडी कर रहे हैं वो उसी मॉडल को यूज कर हाइड्रोजन के एटम को स्टडी कर रहे हैं। रीजन ये है कि हम हाइड्रोजन को इसलिए स्टडी कर रहे हैं, ये सिंपलेस्ट है, ठीक है ना। पहले जो सिंपल चीज है पहले उसे तो समझ लें कॉम्प्लेक्स पे जाने से पहले, इसलिए हम सबसे पहले इसे समझना चाहते हैं। हम जानते हैं इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब न्यूक्लियस पे भी जो चार्ज है वो केवल एक ही चार्ज है, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल एटम है, हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो मास m है वो एक रेडियस r के साथ रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो अब हम इन सब पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो रिलेशनशिप कैसे आएगी कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो किससे बैलेंस हो रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस हो रही है, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस हो रही है हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस, राइट। तो अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस हो रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है क्या होता है, mv²/r, और अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? कूलम फोर्स है 1/4πε0, राइट, क्योंकि बीच में तो फ्री स्पेस है, सो वी विल यूज ε0 e²/r², ओके, द सेम रेडियस। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, ये बैलेंस हो जाएं दोनों, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन शुड कीप गोइंग अराउंड दिस फॉर इटर्निटी, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे प्लैनेट्स सन की तरफ जाते हैं, इसलिए कई बार इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। रदरफोर्ड के मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलैरिटी, ओके। तो अब कोई मुझे ये बता सकता है कि e² क्यों आया है यहाँ पे? Why is it e²? Anybody can that answer that? ये कूलम फोर्स में e² क्यों आता है इस इक्वेशन? Can somebody tell me? E is the charge on electron, and to balance it, E is also the charge, but it is a plus C and that is a minus C. Okay, so this is the charge on the nucleus also. So E into E is e². Okay, तो ये हमारा रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। Let's call this as equation 1. Based on this, let's try to find out the energy of the electron, the total energy that the electron possesses, right? तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो किसके इक्वल होगी? इसके इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह की एनर्जीज होंगी, राइट। वी नो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज। एक होगी काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, इट्स गोइंग राउंड एंड राउंड, एंड एक होगी पोटेंशियल एनर्जी because it has an attractive force working on it, so it will also have a potential energy, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कैन somebody give me the formula for kinetic energy? Who will tell me that? Anuj, will you answer that? The formula for kinetic energy. Anuj? Anuj is not. 1/2 mv², सर। हाँ, 1/2 mv²। तो अब जरा इस वाली इक्वेशन को देखकर जो मैंने ऊपर बनाई,
इससे क्या हम 1/mv² आसानी से निकाल सकते हैं? ये देखो, देखिए ये वाला r इससे कैंसिल हो गया एक से, तो अब हाफ mv² इजिली निकाल सकते हैं, दोनों साइड हाफ मल्टीप्लाई करके। कैन यू सी दैट? राइट? तो हमारा आंसर आ गया 1/2 1/4πε0 E²/r। ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी, इस इक्वेशन से इजिली आ गई। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी, कैन समबडी टेल मी द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? किसी को याद है? उसका फॉर्मूला याद है पोटेंशियल एनर्जी का? एज्यूमिंग की पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पर 0 होती है। ठीक है, क्योंकि हमें एक बेस चाहिए होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड कंपेयर्ड टू समथिंग, तो हम ये मान लेते हैं इंफिनिटी पर 0 है। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बिटवीन टू चार्जेस? किसी को याद है? मीनाक्षी, डू यू रिमेंबर? मीनाक्षी, आपको पोटेंशियल एनर्जी, हाँ बोलिए। mgh सर। हाँ, mgh होता है जब फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यहाँ पे फोर्स जो है वो क्या है? कूलम्स फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है किसी को? शिवम आप बताइए बेटा। अगर नो भी आंसर है तो मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे पता चलता है कि आपको क्या याद नहीं है, तो मैं वो रिपीट कर देता हूँ। शिवम बताइए, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है? शिवम स्पीक अप। Shivam is not there, looks like. अनिष्का आप बताइए। याद नहीं है? अच्छा देखिए, उसका फॉर्मूला बिल्कुल जो कूलम फोर्स जैसा ही फॉर्मूला होता है, बट वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r को। ठीक है, इनवर्स r² नहीं होता उसमें, राइट? बस उतना ही फर्क होता है, एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है। तो वो होता है 1/4πε0। ओके सर, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। हाँ, r², एनर्जी के फॉर्मूले में r² की जगह r होता है, बस इतना ही फर्क। सर ठीक है, इतना सा फर्क होता है। ठीक है, तो ये E²/r है। लेकिन ये फॉर्मूला कब होता है ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला तब होता है जब हम ये मान लेते हैं कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 है। ठीक है ना? तो एक बेस चाहिए होता है, तो ये तब मानकर है, और वही ज्यादातर हम मानते हैं, इसलिए हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो E²/r आ गया। अब देखिए इसका जो साइन है, यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, वो आएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्यों आएगा? अगेंस्ट द फोर्स। हाँ, तो नेगेटिव साइन इसलिए है कि पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है कि जो इंफिनिटी से उस चार्ज को यहां तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा। ठीक है, लेकिन ये तो थी अट्रैक्टिव फोर्स, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो वर्क हमें नहीं करना पड़ा, वर्क चार्ज ने किया था। यानी कि यहां आते आते इसकी एनर्जी एक्चुअली कम हो रही है, हमें वापस इसको दूर ले जाने के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसकी जो साइन है नेगेटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि साइन कैसे डिटरमिन करें। ठीक है, वैसे आप वो साइन जो है इससे भी डिटरमिन कर सकते हो, E⁻E इज नेगेटिव, राइट? उस तरह भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस से वो चीज समझाई है। ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है।
तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, इसको और इसको जोड़ दिया बस, राइट। तो टोटल एनर्जी जो हमारी आ गई सिस्टम की, इस पूरे एटम की, वो आ गई दिस प्लस दिस। सो नेगेटिव नंबर इज द बिगर नंबर, सो द आंसर इज ये जो है हमारी टोटल एनर्जी है। Okay, this is what we got as our total energy, and you can see that it is a negative number. नेगेटिव नंबर का मतलब क्या है कि ये एक स्टेबल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव नंबर का मतलब ये है कि ये स्टेबल सिस्टम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको वापस जीरो एनर्जी पर भी लाने के लिए काम करने की जरूरत है, यानी somebody will have to put in effort to take the electron away from the atom। इसका मतलब आइडियली ये एक स्टेबल सिस्टम होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम अर्थ की और सन के सिस्टम को दोनों को मानकर उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी निकालें टोटल, तो वो नेगेटिव आएगी। इसका मतलब अर्थ इज नॉट गोइंग टू गो अवे फ्रॉम द सन जस्ट लाइक दिस, राइट। तो वही इसका मतलब है, ये नेगेटिव साइन का ये मीनिंग है और ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला जो है कि टोटल एनर्जी जो है -12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाय आर होती है। ये आपको याद रखना है, बहुत मुश्किल नहीं है याद रखना, बिकॉज दिस इज जस्ट हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला। ओके, तो उस तरह से आप याद रख सकते हैं। याद रखना है ये नेगेटिव साइन है, और कुछ एक दो रिलेशनशिप्स आप और याद रखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, ठीक है। तो उसमें आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बचना है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आप याद रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी एटम के सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी से डबल होती है, और लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो वो उसकी आधी होगी पॉजिटिव साइन के साथ। टोटल एनर्जी पूछी है तो पोटेंशियल एनर्जी की आधी होगी और साइन नेगेटिव ही रहेगा। तो इस तरह के रिलेशनशिप्स अपने दिमाग में रखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस केवल उतनी नॉलेज से ही सॉल्व हो जाते हैं, आपको यहाँ तक ये फॉर्मूले भी नहीं लगाने, ठीक है। तो ये हो गया टोटल एनर्जी इन द सिस्टम, एंड इट ऑल्सो सजेस्ट्स दैट this should be ideally a stable system। okay, लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ऑल्दो ये इस बेसिक कैलकुलेशन से हमें लगता है ये स्टेबल है, लेकिन ये जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया ये अनस्टेबल मॉडल है, और उसका रीजन क्या है, ठीक है। इट इज एन अनस्टेबल मॉडल। ओके, ठीक है। क्यों है ये अनस्टेबल? हमने एनर्जी कंसिडरेशन देखा तो हमें ये स्टेबल लगा, लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने क्या पढ़ा है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? will emit radiations, electromagnetic radiations, ठीक है। अगर कोई भी चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेटिंग चार्जेस एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये चीज हमने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में पढ़ी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो अगर हम देखिए, ये
हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है विद स्पीड v, और ये स्पीड कांस्टेंट है v। तो क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मोशन में है या एक्सेलरेटेड मोशन में है? Can somebody tell me this? Anybody? अनुभा आप बताइए कि एक कांस्टेंट स्पीड से एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जा रहा है न्यूक्लियस के, तो क्या वो एक्सेलरेटेड मोशन में है या नहीं है? अनुभा, अनुभा बेटा आप सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए। Doesn't look like she is there. So Sonali, can you answer that question? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है या नहीं? सोनाली, सोनाली, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. हाँ, होता है एक्सेलरेटेड मोशन। Yes, sir. ओके, गुड। सो वो ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या एमिट कर रहा है? ईएम वेव्स एमिट कर रहा है। अगर ईएम वेव्स एमिट कर रहा है, ईएम वेव क्या होती है? एनर्जी होती है। तो इसका मतलब ये है ये एनर्जी एमिट कर रहा है। अगर एनर्जी एमिट करेगा तो क्या होगा? इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा? ये इसकी जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप होगी तो ये धीरे धीरे जो है स्पाइरल करने लगेगा अंदर, इसका रेडियस छोटा होता जाएगा। ओके, और ये जाके एटम में के न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि वो ये चीज आप नोटिस कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास एक कोन है, आपके पास एक कोन है, ठीक है, घर में कोई भी कोन या ऐसा एंगुलर बर्तन है, आप एक बॉल बियरिंग या छोटी सी बॉल लीजिए और उसको तेजी से इसमें रोटेट कर दीजिए, तो वो ऐसे ऐसे घूमेगी, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से इट विल लूज एनर्जी। जैसे ही वो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लूज करेगी तो वो धीरे धीरे स्पाइरल होती जाएगी, और कुछ समय बाद जो है it will fall to the bottom as it loses all its energy. Similarly, ये भी घूमता 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 एनर्जी लूज करता जाएगा because of emitting electromagnetic waves. So it is an unstable model, and we know atoms are stable. Obviously, otherwise, you know, the universe would have been collapsing. Okay, तो ऐसा नहीं हुआ, ये अनस्टेबल मॉडल है, इसमें कोई ना कोई फ्लॉ है। ठीक है सर। हाँ बोलिए। सर ये कौन के अंदर कैसे घूमेगी बॉल? हाँ देखिए, कोन है, आप इसमें एक बॉल को तेजी से फेंकिए, ठीक है, ऐसे घुमा के छोड़ दीजिए, तो ये ऐसे से घूमेगी पहले ऊपर ही, फिर फ्रिक्शन की वजह से जैसे जैसे इसकी स्पीड कम होती जाएगी ये एनर्जी लूज करती जाएगी और धीरे 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 नीचे गिर जाएगी। राइट, ऐसे ही होता है ना। लेकिन अगर ये मोटराइज्ड होती, जैसे मौत के कुएं में कोई गाड़ी चलाता है, तो वो तो मोटराइज्ड है, वो कंटिन्यूअसली एनर्जी पंप कर रहा है, तो वो एक ही जगह घूमता रह सकता है। राइट, आई समझ में बात सोनाली? सर ओके, ठीक है। अब ये पहला इश्यू है दैट द इट इज अ अनस्टेबल मॉडल बिकॉज ऑफ accelerated electron will continue to emit the EM radiations and eventually fall into the nucleus. दूसरा रीजन जो है क्या था कि लोगों ने
जब स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे थे डिफरेंट गैसेस के, तो ये पाया कि उनका जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें डिस्क्रीट लाइंस आती हैं, अलग अलग विविध लाइनें आती हैं, जैसे ऐसे ऐसे अलग अलग लाइंस आती हैं, रादर देन अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये क्यों आता है, ये भी ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कुड नॉट एक्सप्लेन द spectrum, line spectrum, let me say line spectrum of hydrogen। ओके, तो हाइड्रोजन गैस का जो स्पेक्ट्रम था वो लाइन स्पेक्ट्रम था, अलग अलग लाइंस उसमें दिखाई देती थी। वो लाइंस क्यों आती हैं ये भी कोई इस मॉडल को यूज करके नहीं एक्सप्लेन कर पाया, क्योंकि अगर हम इस मॉडल को माने तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करके नीचे गिरता जाएगा, तो वो जो उसने जो वेव छोड़नी शुरू की थी, शुरू में एक फ्रीक्वेंसी से छोड़नी शुरू की, जब वो छोटे ऑर्बिट पे आ गया तो वो फ्रीक्वेंसी बदल गई, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, और धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और एक कंटिन्यूम ऑफ वेवलेंथ्स, कंटिन्यूम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको मिलना चाहिए था स्पेक्ट्रम में, और वो तो हमें नहीं मिलता, हमें तो स्टेबल लाइंस दिखाई देती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं लाइंस, ये मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगा आपको आगे, लेकिन ये एक चीज थी जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये दो पॉइंट्स हमें जरूर याद है कि व्हाई वी कुड नॉट एक्सेप्ट द रदरफोर्ड्स मॉडल इन एंटायरिटी, बिकॉज इट फेल्ड टू एक्सप्लेन दीज टू मेजर फिनोमेना। ठीक है, ठीक, चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि ये स्पेक्ट्रम लाइंस क्या होती है, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया उस चीज को हम थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, तो देखिए स्पेक्ट्रम पहले क्या होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है फैलाव। ठीक है, जिस चीज में मल्टीपल चीजें मिली हुई हैं वो उसका एक स्पेक्ट्रम है, उसमें एक फैलाव है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ से आता है, हमने पढ़ा हुआ है क्लास 10 में, और वैसे उससे छोटी क्लासेस में भी, कि अगर एक प्रिज्म है और हम एक व्हाइट लाइट की बीम उस पर डालते हैं तो क्या होता है, वो व्हाइट लाइट थोड़ी सी स्प्लिट हो जाती है। और अगर हम यहाँ एक स्क्रीन लगाते हैं तो व्हाट डू वी फाइंड, what do we find, that there are colors formed here, okay, जिनको हम विबग्योर बोलते हैं, राइट। ये स्पेक्ट्रम है किसका, व्हाइट लाइट का। ये व्हाइट लाइट यूजुअली किसी भी कॉम्प्लेक्स सोर्स से आती है, जैसे सन से। ठीक है, और ये जो है इस तरीके से स्प्लिट हो जाती है, और जो हमें मिलता है वो ऐसा दिखाई देता है। अगर हम इसको देखें, ठीक है, उसमें हमें बैंड्स दिखाई देते हैं, बट देखा जाए तो वो कलर्स हैं यहां से यहां तक। वो जो हमें बैंड्स दिखाई देते हैं वो केवल हमारी आंखों का एक तरह से धोखा कह सकते हैं आप उसे, एक्चुअली वो एक कंटिन्यूअसली चेंजिंग कलर यहां से यहां तक। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन गैस को सोर्स लेते हैं, ठीक है, द सोर्स इज एक्साइटेड हाइड्रोजन गैस, तो हमें व्हाइट लाइट नहीं मिलती, हमें जो लाइट मिलती है उसमें कोई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी नहीं होता, अलग अलग लाइंस होती। ठीक है, मैं आपको उसके एक दो फोटोग्राफ्स दिखाता हूं जिससे आपको वो समझ आएगा। एक सेकंड, ठीक है,
तो यहाँ देखिए जैसे ये व्हाइट लाइट है, ठीक है, तो ये व्हाइट लाइट आई, इसमें से स्प्लिट हुई और हमें ऐसा स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, ठीक है, ये वायलेट साइड है, ये रेड साइड, और कंटिन्यूअसली इसमें कलर्स है। लेकिन अगर हम एक हॉट बल्ब की जगह या सन की जगह केवल एक चेंबर में हॉट हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज गैस एट अ वेरी लो प्रेशर बट एट अ हाई टेम्परेचर। अगर हम इसको ले लेते हैं तो क्या हमें मिलता है, हमें ये मिलता है स्पेक्ट्रम जिसमें केवल कोई कोई लाइन दिखाई देती है, ये सब डार्क है बीच में, ठीक है ना, पिक्चर में इतना डार्क नहीं लग रहा है बट ये ब्लैक है बीच में सब। हमें ये एक ब्लू लाइन दिखाई दी, ये इंडिगो टाइप ऑफ लाइन दिखाई दी, ठीक है, बीच में एक आध ग्रीन लाइट्स हैं, फिर एक येलो है, फिर रेड है, इस तरह की हमें लाइंस दिखाई देती है, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं दिखाई देती, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम में भी हमें दो तरह की चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम ये है कि हमारे पास हॉट गैस है और उसमें से लाइट आ रही है, किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं हम जानते हैं उसमें से रेडिएशंस आती है, राइट, तो हमने गैस को गर्म कर दिया और उसमें से जो लाइट आ रही है उसको हमने ऐसे देखा तो हमें अलग अलग ब्राइट लाइंस दिखाई दी। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमने व्हाइट लाइट ली और उस व्हाइट लाइट को ठंडी गैस में से पास किया, तो ये गैस जो है इसमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर लेती, और इस वजह से जिन जिन फ्रीक्वेंसीज को वो एब्जॉर्ब करती है उन जगहों पे हमें ब्लैक लाइंस दिखाई देती। और अब आप ये देखिए कि जहां पे ब्राइट लाइन आती है एग्जैक्टली उन्हीं जगहों पर डार्क लाइन आती है, ठीक है। तो चाहे हम एमिशन स्पेक्ट्रम को देखें चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखें, ठीक है, वही सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम कलर, आप उसको कुछ भी बोल दीजिए, वो हमें सेम ही जगह पर मिलते हैं। इन्हीं चीजों को हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। Okay, this I have explained now. Now the question is ki why this is something which will be written at multiple places, that we take the gas at a very low pressure, okay, very low pressure. The reason we take the gas at a low pressure is कि तब क्या होता है कि जो molecules of gas they are very far apart, okay, they are very far apart. तो वो इतनी दूर होते हैं कि we can neglect, this distance is so high, this distance is high, so we can neglect the effect of one on the other, ठीक है। अगर हम बहुत ज्यादा डेंस मैटर ले लें, यानी कि जिसमें मॉलिक्यूल्स पास में हैं, जैसे कि डेंस गैस ले ली, लिक्विड ले लिया, सॉलिड ले लिया, तो उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, बहुत पास होते हैं, और जब वो पास होते हैं तो वो एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं, और उस केस में हमें जिस तरह का लाइन स्पेक्ट्रम अभी हमने यहाँ देखा, इस तरह के लाइन स्पेक्ट्रम ना मिलकर हमें बैंड्स मिलते हैं, उसमें इस तरह के बैंड्स मिलेंगे, ठीक है। और हम उनको अभी स्टडी नहीं करना चाहते क्योंकि दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स टू स्टडी। हम सबसे सिंपल जो है प्योर लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि बहुत ज्यादा लो प्रेशर की गैस प्रोड्यूस करती है, उसी को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को थोड़ा देखते हैं और ये देखते हैं उसका कैसा पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है। तो ये एक पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है जो हाइड्रोजन गैस का है,
ठीक है, आप इसको एमिशन स्पेक्ट्रम समझे या फिर आप इसको जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझे, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पोजीशन सेम ही आनी है। ठीक है, तो देखिए कि ये बहुत ही हाई वेवलेंथ है। ठीक है, और ये वेवलेंथ्स है सारी, ये बहुत हाई है, फिर उसके बाद एक वेवलेंथ है, फिर उसके पास में एक है, फिर और पास में एक है, करते करते बहुत पास पास वेवलेंथ हमें मिल रही है। ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस लग रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस। लेकिन उसके बाद वापस से जो नेक्स्ट वेवलेंथ आती है काफी डिस्टेंस पे आती है। ठीक है, तो इस तरह का देखा जाए तो शुरू में ये लोगों को एकदम रैंडम लगा, लोगों को लगा इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन इसमें हमें कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है। और वो पैटर्न क्या है? वो ये है कि लाइंस जो हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस दूर होती हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मतलब लोअर वेवलेंथ्स की तरफ जाते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं, तो वो पास आती जाती है। और एक समय आता है जब वो बहुत निकट आने लगती है, और उसके बाद अचानक से जो है वो वापस से दूर आती है, और फिर वही पैटर्न रिपीट होता है। तो अगर हम इन पैटर्न्स को ऐसे ब्रेक कर दें, ठीक है, और इंडिविजुअली एक एक पैटर्न को देखें, तो ये हमें पैटर्न क्लियर नजर आता है कि दे आर फार अवे एंड देन दे स्लोली बिकम क्लोजर एंड अगेन द पैटर्न रिपीट्स, but the patterns become smaller and smaller, and this continues. We have only shown a part of it. ठीक है, तो इन सब को जहां पे ये पैटर्न्स रिपीट होते हैं, उन पोर्शंस को हम एक सीरीज बोलते हैं और उसके अलग अलग नाम। ठीक है, जैसे कि जो सबसे छोट पास की सीरीज है, राइट, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी यानी सबसे छोटी वेवलेंथ की सीरीज, उसका नाम होता है लाइमन सीरीज। उसके बाद आती है बाल्मर सीरीज, उसके बाद आती है पाशन सीरीज, फिर ब्रैकेट और फुंड सीरीज भी आते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल सीरीज आते हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा हम जिसके ऊपर यूजुअली बात करेंगे वो है बाल्मर सीरीज। ओके, व्हाई वी टॉक अबाउट बाल्मर द मोस्ट? क्योंकि आप इन वेवलेंथ्स को नोटिस कीजिए। Okay, and visible spectrum, if somebody remembers, is roughly between 700 to 400 nanometers. ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। तो ये देखिए, ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आ गया, ये जस्ट आउटसाइड द विजिबल स्पेक्ट्रम है। यहां तक जो है ये विजिबल स्पेक्ट्रम, और ये वाली जो है बहुत छोटी है, ये अल्ट्रावायलेट में चली जाती है, और ये जो है इंफ्रारेड में आ जाती है इधर वाली। तो ये हमें दिखाई नहीं देती, ऑब्वियसली दे आर मोर डिफिकल्ट टू एनालाइज। ये वाली लाइंस हमें दिखाई देती है, इसी वजह से हम सबसे ज्यादा बाल्मर सीरीज को स्टडी करते हैं। सेकेंडली, बाल्मर वाज आल्सो द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्रिएट अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर दीज स्पेक्ट्रल लाइंस, which makes it even more interesting to study. ठीक है, तो ये इनका क्या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इन लाइंस का, वो हम नेक्स्ट क्लास कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक का आप एक बार रिवाइज बुक से जरूर कर लीजिए। कोई डाउट्स हैं प्लीज आस्क मी टुमारो। ठीक है, ये समझने वाला चैप्टर है, तो लेट्स डू दैट टुमारो। ओके, थैंक्स फॉर नाउ एंड बाय। Okay, I'll close the meeting.